अब हम यहाँ एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन देख लेते हैं। मतलब कि जो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनमें कितना एनर्जी है। तो उनमें दो टाइप के एनर्जी रहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, ये दोनों मिलाकर होगा उनका टोटल एनर्जी। ठीक है, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं। उसके पहले ये देखते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों होगा। जैसे कि आप एक समझिए कि स्प्रिंग वाला को मैं ले लेता हूँ, तो वो ब्लॉक नॉर्मल अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन में था। अगर आप इसे खींचकर बड़ा कर देते हैं तो ब्लॉक यहाँ आता है। तो क्या स्प्रिंग में अब एनर्जी स्टोर नहीं हुआ है? मैंने मेहनत करके अपना एनर्जी को ब्लॉक में डाला है और उसे खींचकर यहाँ तक लेकर आया। तो ये एनर्जी जो मैंने किया है वो अब इस स्प्रिंग में स्टोर हो चुका है इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। अब मैं जब छोड़ूंगा तो ये वो एनर्जी जो स्टोर्ड है उस एनर्जी से ब्लॉक को स्प्रिंग अपने तरफ यहाँ पर इक्विलिब्रियम की तरफ खींच लेगा। यहाँ पर रुक नहीं पाएगा तो फिर कंप्रेस होगा, फिर इधर ऐसे ऐसे करके लास्ट में स्टेबल होगा। या मैंने अगर अपना एनर्जी खर्च करके इसे कंप्रेस कर दिया, स्प्रिंग को, ब्लॉक को यहाँ ले आया हूँ, स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया हूँ, तो भी जब मैं इसे छोड़ूंगा तो इस स्प्रिंग में कैपेसिटी है कि वो एनर्जी खर्च करके इसे वापस रिस्टोरिंग करने के लिए अपने इस पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। तो जो मैं स्प्रिंग को कंप्रेस या स्ट्रेच करने के लिए जो वर्क कर रहा हूँ दैट विल बी स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड द स्प्रिंग। तो मतलब ये है, ये पोटेंशियल एनर्जी नथिंग बट वर्क होगा एंड दैट इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब आते हैं फोर्स के ऊपर। कौन सा फोर्स? रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमने पहले पढ़ा है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करते हैं उनमें उनमें एक्सेलरेशन क्या होता है? माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये अभी डिराइव किया था। तो माइनस को हटा देते हैं क्योंकि ये साइन सिर्फ डायरेक्शन डिनोट करता है। मैग्नीट्यूड वाइज एक्सेलरेशन विल बी ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, और फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन, यही तो फोर्स होता है। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो हम यहाँ पर लिख देंगे फोर्स क्या है? एम ओमेगा स्क्वायर एक्स, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर लेते हैं, डी एक्स। तो छोटा फोर्स तो इतना है और छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क डन, डी डब्ल्यू। ठीक है, ये क्यों छूट गया? इसे भी ले आते हैं। ठीक है, तो छोटा वर्क डन के लिए छोटा डिस्प्लेसमेंट के लिए छोटा वर्क डन। ये अब इसे मैं इंटीग्रेट करूँगा बोथ साइड तो ये ऐसे होंगे, W इज इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर बाहर इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक? लिमिट होगा एक्स 0 to x, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है वो मैं पकड़ लेता हूँ 0 से x तक का कर रहा हूँ। ये 0 था, 0 से x तक का डिस्प्लेसमेंट कर रहा हूँ। तो इसे मैं अगर सिंप्लीफाई करूँ तो एम ओमेगा स्क्वायर और ये x का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई 2, इनमें लिमिट होगा 0 to x। फाइनली W इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2। ये हो जाएगा हमारा फाइनल एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, वेरी गुड। अब हम आते हैं काइनेटिक एनर्जी पे। काइनेटिक एनर्जी क्या है? हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो पहले वी स्क्वायर पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं कि वी क्या है। हमने निकाला है वी इक्वल्स टू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ये हमने अभी डिराइव किया था। तो इसमें वी स्क्वायर कर देते हैं इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बहुत अच्छा। साइन स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बताता हूँ, पता है हम लोगों को, नहीं पता है तो आज जान लेंगे कि कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो ये जस्ट थीटा है, उसकी जगह ओमेगा टी है, तो मैं लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, इसे और अच्छे से लिख सकते हैं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। अब एक्स क्या था? एक्स इक्वल्स टू ए कॉस ओमेगा टी था। एक्स स्क्वायर क्या है? इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। मिल रहा है क्या? ए स्क्वायर कॉस ओमेगा टी।
ये रहा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। तो मैं वी स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर यहाँ से आ रहा है, ठीक है। एक्स स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। और अच्छे से लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर कॉमन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना यहाँ तक। तो मैं ये पूरे टर्म्स को मैं इधर साइड में कर देता हूँ, ठीक है। ये सारी समझने वाली बातें थी। यहाँ पे मैं आगे जाऊँ तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये रहा हमारा काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन। तो एक एक्सप्रेशन पोटेंशियल एनर्जी का, एक एक्सप्रेशन काइनेटिक एनर्जी का। तो अब टोटल एनर्जी निकाल सकते हैं। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा क्या मिलेगा, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये होगा हमारा टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी अब देखने वाली बात यह है कि इस टोटल एनर्जी में कहीं भी एक्स का टर्म नहीं है। एक्स नहीं है, मतलब कि ये एनर्जी जो है एक्स पे डिपेंड नहीं है। मतलब कि हमारा जो बॉडी है वो चाहे इक्विलिब्रियम पे हो, वो चाहे इतना एक्स पे हो, ये क्या पूरा एम्पलीट्यूड वाले एक्स पे हो, या फिर नेगेटिव साइड में हो, किधर भी हो, एक्स कुछ भी हो, टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट है। एक्स किस पे डिपेंड, पोटेंशियल एनर्जी पे एक्स है। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स। काइनेटिक एनर्जी को देखिए, उसमें भी एक्स है, मतलब काइनेटिक एनर्जी भी है, वो भी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एक्स। लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन एक्स। इसका मतलब क्या है कि किसी भी पोजीशन में टोटल एनर्जी जो हमारा है वो कांस्टेंट रहेगा, भले ही काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी जो है वो चेंज होता रहे, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब ये जो एक्सप्रेशन हमें मिला है पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी का, थोड़ा इसे देख लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, इधर लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो जब हमारा x इक्वल्स टू, मैं पकड़ लेता हूँ कि जब ऑसिलेशन हो रहा है ना, तो ये पॉइंट है, पेंडुलम ही लेता हूँ, हाँ पेंडुलम। तो जब हमारा ऑसिलेशन हो रहा है तो ये है पेंडुलम, ये है हमारा पोजीशन, और जब स्प्रिंग वाले हैं तो ये था हमारा नॉर्मल पोजीशन। कभी एक्सपेंड हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ, फिर कंप्रेस होकर यहाँ, और फिर एक्सपेंड होकर यहाँ। ठीक है,
हम जो पोजीशन पकड़ते थे वो x इक्वल्स टू पकड़ लेते हैं जब x इक्वल्स टू 0 है। यहाँ ये x इक्वल्स टू 0 है, यहाँ पे x इक्वल्स टू 0, यहाँ पे x इक्वल्स टू पॉजिटिव है, प्लस साइड में जा रहा है पॉजिटिव है, x इक्वल्स टू फिर 0, x इक्वल्स टू नेगेटिव है और x इक्वल्स टू फिर 0। तो अब आप देखिए जब x इक्वल्स टू 0 है तब क्या हो रहा है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी क्या है, x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। जब x इक्वल्स टू a पुट करता हूँ मतलब इस पोजीशन पे, ठीक है, इस पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएंगे उस वक्त x इक्वल्स टू ए पुट कर दूँ, अगर मैं x की जगह a पुट कर दूँ तो ये पूरा कट कर 0, और यहाँ पर x इक्वल्स टू 0 था तो ये x इक्वल्स टू 0 होंगे तो ये सिर्फ a स्क्वायर होगा, मैं गलत से a लिख दिया, x लिख दिया, a स्क्वायर, ठीक है। फिर जब x इक्वल्स टू 0 यहाँ पर आ रहा है, इस पोजीशन पे मैं आ रहा हूँ, तो यहाँ पर फिर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, x इक्वल्स टू 0 पुट करूँगा तो फिर पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी सेम हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। देख लीजिए x इक्वल्स टू 0। फिर जब मैं इस पोजीशन में आ रहा हूँ x इक्वल्स टू माइनस ए, x इक्वल्स टू माइनस ए, तब पोटेंशियल एनर्जी का क्या हो रहा है, यहाँ पे माइनस ए भी लगूंगा तभी तो ये स्क्वायर होकर a हो जाएगा, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, पुट करके देखिए x का वैल्यू माइनस है तो ये 0। फिर जब x इक्वल्स टू 0 मतलब इस पोजीशन में जब मैं आ रहा हूँ, इस पोजीशन में, तो पोटेंशियल एनर्जी फिर से हो गए 0 और काइनेटिक एनर्जी हो गए हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है कि जब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है। जब मैं यहाँ पे हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, काइनेटिक एनर्जी 0 है। फिर जब मैं यहाँ पे हूँ पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है। फिर जब मैं यहाँ पे आया तो पोटेंशियल एनर्जी फिर मैक्सिमम हो गया और काइनेटिक एनर्जी 0, और मैं जब मैं यहाँ आ रहा हूँ तो पोटेंशियल एनर्जी फिर 0, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। तो ये बात है ना, सेंटर में क्या हमने पढ़ा था, यहाँ पर जब ऑसिलेट भी कर रहा है तो जब इस पॉइंट में जा रहे हैं तो ये इनका वेलोसिटी ख़त्म, मतलब पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। जब ये इधर आया है तो इस बहुत स्पीड में आके यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है अब, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी अब जो है काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम लेकिन पोटेंशियल एनर्जी 0। फिर जब इस पोजीशन में जा रहे हैं तो यहाँ पे फिर काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि अब इस जहाँ पे स्पीड रिवर्सल था, वेलोसिटी 0 होने वाला था, जैसे ही वेलोसिटी 0 पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी 0 लेकिन पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त मैक्सिमम। और देखा गया है कि इनका समेसन, चाहे ये पोजीशन हो, चाहे ये पोजीशन हो, चाहे ये पोजीशन हो, चाहे बीच का कोई पोजीशन हो, ठीक है, इनका समेसन जो है वही टोटल एनर्जी है और वो हर दम से हर वक्त सेम रहता है। कितना रहता है, वो रहता है हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, ये कांस्टेंट है टोटल एनर्जी। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की तरफ से भी देखे तो फिक्स्ड है। यहाँ भी आप देखेंगे किसी भी पॉइंट में आप ये इनको और इनको ऐड कीजिए, इनको और इनको ऐड कीजिए किसी भी समय, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम यू ऐड देम, व्हाट यू विल गेट, इनका समेशन जो है ऑलवेज विल बी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। यही हमने अभी निकाला भी था यहाँ पर, टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो इससे हमको यही पता चल रहा है कि इस टाइप से एनर्जी कांस्टेंट है। अगर मैं एक ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो मैं ऐसे बना सकता हूं कि ये मेरा इक्विलिब्रियम पोजीशन है और ये मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है, ये प्लस x और ये माइनस x, ठीक है। तो क्या देख रहा हूँ, और जो डिस्प्लेसमेंट जहाँ 0 है वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होता है, ठीक है, और बाकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव है। तो मैं देखता हूँ पोटेंशियल एनर्जी 0 और इधर में मैक्सिमम, इस कोने में मैक्सिमम, इस कोने में मैक्सिमम, तो ये कोने में मैक्सिमम,
इस कोने में मैक्सिमम। ठीक है, ये कोना क्या कोना है, यही कोना है वो जो है एम्पलीट्यूड। तो ये एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट है, ये वाला है प्लस ए और ये वाला जो है वो है माइनस ए, माइनस ए। ठीक है, ये हमारा हो गया इनका पोटेंशियल एनर्जी का। अब काइनेटिक एनर्जी का देखो तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, सेंटर में ही मैक्सिमम है, मतलब इस पॉइंट में, ये वाले पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है और यहाँ भी मैक्सिमम है, बाकी ये कोने कोने में जीरो है। तो मैं यहाँ पे जीरो और यहाँ पे जाके मैक्सिमम। ठीक है, फिर इस कोने पे आके जीरो। ठीक है, ये यहाँ पे मिले। तो क्या देख रहा हूँ, दोनों का जो समेसन होगा काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का, वो समेसन हर वक्त सेम है। अब ऐड करके देखिए, किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसको और इसको ऐड कर रहे हैं, या इससे और इसे ऐड कर रहे हैं, या इसे 2 बार, या इसे किसी भी ऐड करेंगे, आपको ये स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। सो दिस स्ट्रेट लाइन इज माई टोटल एनर्जी। ये वाला था मेरा पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस वन इज माई काइनेटिक एनर्जी। ये है माइनस ए, ये प्लस ए, ये है माइनस ए। तो ये हो गया हमारा एनर्जी डिस्प्लेसमेंट डायग्राम, एनर्जी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। यहाँ पे एनर्जी है, एनर्जी। ओके, अब पहले भी देखे थे, एक बार फिर देख लेते हैं कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन आ रहा है यहाँ तक हमारे पास। तो स्टडी करेंगे। टाइम पीरियड टी और फ्रीक्वेंसी एन। इनके पहले हम ये जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स जो है एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। यही तो प्रॉपर्टी है, बिकॉज एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, तो एक्स एफ इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। वहाँ पर के क्या है, के है फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। ओके, ये तो पता है। और ये भी पता है हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में ही डिराइव किया है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो एक्सेलरेशन होता है एफ इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, तो अगर एक्सेलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो फोर्स क्या होगा, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू एम इंटू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये भी फोर्स आ रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, ये भी फोर्स आ रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन से, तो मैं इक्वेट कर सकता हूँ ना, देयरफॉर माइनस के एक्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, एक्स एक्स कट गया, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ठीक है, और लिख सकता हूँ ओमेगा इक्वल्स टू रूट के बाई एम। जानता हूँ ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी, पहले से जानता हूँ, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई ओमेगा, ये भी लिख सकता हूँ। और ओमेगा इक्वल्स टू ये है, तो लिख सकता हूँ 2 पाई रूट ओवर एम बाई के। तो यही है टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर एम बाई कैपिटल के। और टी जब ये है तो एन इक्वल्स टू तो 1/t होता है, देयरफॉर एन इज इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट ओवर कैपिटल के बाई एम, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये जो t इक्वल्स टू 2 पाई रूट कैपिटल एम बाई के है, यहाँ पे मैं m को लिख सकता हूँ कि m जो है वो इनर्शिया फैक्टर है, इनर्शिया फैक्टर, क्योंकि m से ही तो इनर्शिया मिलता है ना, इनर्शिया, इनर्शिया फैक्टर। ठीक है, और जो k है वो यहाँ पर जो मैं फोर्स कांस्टेंट बोल रहा था उसे मैं स्प्रिंग फैक्टर भी लिख सकता हूँ। स्प्रिंग फैक्टर क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे जो k है ये सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए तो मैंने बोला है f इज़ प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, सो ये f इज इक्वल टू माइनस के एक्स। लेकिन एक स्प्रिंग जो होता है उसमें भी तो जो रिस्टोरिंग फोर्स होते हैं वो भी तो f इज इक्वल टू माइनस के एक्स ही हम लोग लिखते थे। जहाँ पर x है डिस्प्लेसमेंट, तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है माइनस के एक्स है। तो ये k जो फोर्स कांस्टेंट है वो यहाँ पर स्प्रिंग कांस्टेंट का भी या स्प्रिंग फैक्टर का भी काम कर सकता है। तो उस अंदाज से मैं इसको अच्छे से एक जनरलाइज फॉर्म में लिख सकता हूँ कि t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर इनर्शिया फैक्टर
बाई स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये वाला हमारे आगे बहुत काम आने वाला है। अब हम सिंपल पेंडुलम में टाइम पीरियड को देख लेते हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम पीरियड को सिंपल पेंडुलम में। फॉर्मूला तो हमें पता है, ये दिख रहा है यहाँ पर, वो रहने दीजिए। अब सिंपल पेंडुलम बहुत इजी है। जो फॉर्म डेरिवेशन है इंपॉर्टेंट नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो फाइनल एक्सप्रेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे क्या क्या समझ आ रहा है वो तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ कि एक ये सपोर्ट है, वहाँ से हमारा एक पेंडुलम झूल रहा है। धीरे धीरे बताऊँगा, प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट। झूल रहा है तो इनका तो एक मास है m, इस मास के कारण एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है mg, और इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए इस स्ट्रिंग पे एक टेंशन है, इस वायर पे एक टेंशन है जो है t। अब ये t इक्वल्स टू mg है और ये अपने जगह पे ऐसे झूल रहा है स्टैटिक। बहुत अच्छी बात है। अब मैंने इसे टान कर यहाँ ले आया ऐसे। ठीक है, थोड़ा डिस्प्लेसमेंट करके यहाँ। तो अब क्या होगा यहाँ अलग से समझते हैं। अब जो हमारा m है वो ऐसे है, तो इस m पे अब जो दो टाइप के फोर्स लगेंगे, ये नीचे की तरफ है ना, mg तो हमेशा नीचे की तरफ ही रहेंगे, लेकिन ये mg को अब हम दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर सकते हैं। एक कंपोनेंट होगा जो अलोंग द लेंथ ऑफ द वायर होगा ऐसा। अच्छा, कितना एंगल मैंने टाना है वो भी देख लेते हैं। डिस्प्लेस्ड किया है मैंने थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल भी यहाँ पे थीटा ही है। और एक होगा इसके परपेंडिकुलर, ये है। तो ये एंगल होगा हमारा mg cos थीटा, पता है। और ये एंगल और ये होगा हमारा mg sin थीटा इस डायरेक्शन में। ठीक है, अब ये mg का दो कंपोनेंट है, एक mg cos थीटा। ये mg cos थीटा को कौन बैलेंस करेगा, यहाँ पे जो टेंशन है वो। और ये mg sin थीटा जो है, उस mg sin थीटा के कारण ही ये जो बॉब है, ये जो मास है वो इस डायरेक्शन में वापस आना चाहेगा। ओके, यही है रिस्टोरिंग फोर्स। मैंने डिस्प्लेसमेंट कहाँ किया, इधर से मैंने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट किया है। ठीक है, और ये जो मास है, इस मास पे एक फोर्स लग रहा है जो mg sin थीटा है, और जो उसे इस डायरेक्शन में वापस लाना चाह रहा है। ठीक है, फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और वापस लाना चाह रहा है। ये mg sin थीटा ही रिस्टोरिंग फोर्स है, और इसका डायरेक्शन जो है वो थीटा के नेगेटिव है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेरा जो f है वो इक्वल्स टू माइनस mg sin थीटा है। ठीक है, माइनस इसलिए दिखा रहा हूँ कि थीटा का जो भी डायरेक्शन है उसके अपोजिट है हमारा रिस्टोरिंग फोर्स। तो ये हमें यहाँ इस डायग्राम से पता चला। और एक हमें पता है कि रिस्टोरिंग फोर्स इक्वल्स टू माइनस कैपिटल के x होता है। तो ये हमारा पेंडुलम से पता चल रहा है, सिंपल पेंडुलम से। और ये हमें पता है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो भी एग्जीक्यूट करते हैं उनका f इक्वल्स टू माइनस के x होता है। अब ये दोनों ही सेम है क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन तो एग्जीक्यूट कर ही रहे हैं, मुझे पता है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, mg sin थीटा इज इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, कुछ और भी लिखना चाहता हूँ क्या। अब इधर आ जाइए, ये साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर मैं ऐसे करके देखूँ इधर से बैठ के, ये साइन थीटा है। ठीक है, ये एंगल का साइन थीटा मुझे निकालना है। ठीक है, तो इस एंगल का साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या होगा, इस एंगल का परपेंडिकुलर, सोच कर देखिए थोड़ा। परपेंडिकुलर होगा ये वाला लेंथ। जैसे अगर मेरा ये साइन थीटा है, मतलब ये थीटा है, मैं यहाँ से पकड़ता हूँ, हाँ ऐसा अलग से बनाता हूँ। ये ओरिजिनल पोजीशन था, अब हमारा बॉब ऐसे चला गया है, ये फाइनल पोजीशन है, ये एंगल थीटा है। ठीक है,
ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है वो मैं पकड़ लेता हूँ एल, ठीक है, यहाँ भी एल था, यहाँ भी एल है। अब ये एक डॉटेड लाइन कवर करेंगे ऐसे करके, थोड़ा कर्व्ड, और ये यहाँ पे आएगा हमारा पेंडुलम, ठीक है। होना तो यही चाहिए, ये एंगल अगर थीटा है और मैं यहाँ से देखूँ तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस, ये एंगल है थीटा, ऐसे करके गया है, ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाई बेस। ये परपेंडिकुलर जो है ये है डिस्प्लेसमेंट एक्स, हालांकि ये है कर्व्ड, लेकिन मैं पकड़ लूँगा एक स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ये कर्व्ड को भी स्ट्रेट लाइन पकड़ सकता हूँ। हालांकि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये एक कर्व्ड पाथ है, यहाँ से यहाँ जो है कर्व्ड पाथ में ही तो बॉब जाएगा, लेकिन मैं कर्व्ड पाथ को स्ट्रेट पाथ पकड़ लेता हूँ और उसे पकड़ लेता हूँ कि डिस्प्लेसमेंट जो हुआ है वो एक्स हुआ है, और ये हाइपोटेन्यूज जो है वो है मेरा एल, ठीक है, ये वाला। बहुत ही गंदा बनाया, तो ये हाइपोटेन्यूज है हमारा ये, ठीक है। साइन को आप ऐसे यहाँ से बैठ कर देख सकते हैं कि ये है हमारा परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। यहाँ से बैठ के देखेंगे तो ये है हमारा परपेंडिकुलर, ये है हाइपोटेन्यूज। तो कुछ भी हो, परपेंडिकुलर हो गया एक्स और हाइपोटेन्यूज हो गया है एल। साइन थीटा को एक्स बाई एल लिख सकता हूँ। तो ये लेंथ जो है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये एल है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एल है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम जी एक्स बाई एल इक्वल्स टू के एक्स। अब ये एक्स एक्स कट सकता है, मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जैसे m बाई के है ना, वैसे ही मैं m बाई के लिख देता हूँ, m बाई कैपिटल के इज इक्वल्स टू एल बाई जी। तब टाइम पीरियड क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर m बाई कैपिटल के, और m बाई कैपिटल के ही है l बाई जी, तो मैं लिख सकता हूँ t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, t या टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट एल बाई जी। इससे क्या समझ आ रहा है, इससे ये समझ आ रहा है कि अगर हमारे पेंडुलम का जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ बड़ा होगा, एल इंक्रीज होगा, तो टाइम पीरियड भी इंक्रीज होगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर इंक्रीज होता है तो भी टाइम पीरियड इंक्रीज होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज होता है तो टाइम पीरियड डिक्रीज होगा। मतलब कि अगर सेम पेंडुलम को मैं अर्थ में चलाता हूँ तो उनका टाइम पीरियड जो भी है, अगर वो उसे मैं मून में लेके जाऊंगा तो मून में तो हमारा जी मैं जानता हूँ ना, g/6 हो जाता है, तो g/6 होने से मतलब जी घट गया मून में, तो जी घट गया तो हमारा टाइम पीरियड भी मून में अकॉर्डिंगली कम हो जाएगा सेम पेंडुलम का। और अगर लेंथ की बात करूँ तो लेंथ अगर छोटा हो रहा है तो हमारा टाइम पीरियड भी छोटा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। और ये जी के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल एंड t इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/√g। तो मून में जाऊंगा तो हमारा सेम पेंडुलम का टाइम पीरियड कम हो जाएगा, और अगर मैं अर्थ में ही रहूँ और पेंडुलम के स्ट्रिंग का लेंथ बढ़ा दूँ तो इस पेंडुलम का टाइम पीरियड बढ़ेगा, अगर घटा दूँ तो पेंडुलम का टाइम पीरियड घट जाएगा। ये सारी बातें हमने यहाँ से सीखा है। ऐसे कभी लिखने को ऐसे भी लिख सकते हैं इसे अच्छे से कि t² इज़ प्रोपोर्शनल टू l, कभी ज़रूरत पड़ा तो t1² बाई t2² इज इक्वल्स टू L1/L2, ये भी यूज़ करके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं कि t1/t2 इज इक्वल्स टू √g2/√g1, ये सब यूज़ करके न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। हमें अगर टाइम पीरियड पता चल गया है तो हम इस टाइम पीरियड से फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये टाइम पीरियड है t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट L/g, तो फ्रीक्वेंसी n हो जाएगा 1/2 पाई रूट g/L। ये सारी बातें हमें ध्यान रखनी है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होंगे। अब अगर हम एक लोडेड स्प्रिंग को पकड़े, ठीक है, हॉरिजेंटल लोडेड स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल लोडेड स्प्रिंग। हॉरिजॉन्टल लोडेड स्प्रिंग का क्या मतलब हुआ, कुछ नहीं, बस हमारा स्प्रिंग जो है वो अब ऐसे रखा है,
और इतनी देर से हम जो स्प्रिंग की बात कर रहे थे वो सारे हॉरिजेंटल लोडेड स्प्रिंग ही थे। ये ऐसे रखा है, ये एम लगा है ना इसमें, तो ये लोड लगा है स्प्रिंग पे, अदरवाइज ये स्प्रिंग जो है अनलोडेड थे। तो ये हॉरिजेंटल लोडेड स्प्रिंग का ऑसिलेशन अगर क्या होगा, इस मेन पॉइंट से अगर ये ऐसे आगे और पीछे जाए तो इनका टाइम पीरियड क्या होगा, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट पकड़ लेते हैं के हमने आगे भी पढ़ा था ना, वो के जो था स्प्रिंग फैक्टर, और एम जो है वो है इनर्शिया फैक्टर, एम ये है, ये इनर्शिया फैक्टर। तो हमें पता है टी इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर क्या फैक्टर बाई क्या फैक्टर, बताइए, ये है इनर्शिया फैक्टर बाई स्प्रिंग फैक्टर, ऐसा, ठीक है ना। तो इस केस में भी ये सेम रहेगा, टी इक्वल्स टू 2 पाई m/k, बस इतना ही लिखना है, ये याद रखना है। और n क्या होगा, सेम, ये होता है 1/t, इसलिए इट इज़ 1/2 पाई रूट ओवर k/m। यहाँ पर जो k है वो है स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है, इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट। तो मुझे ये भी याद रखना है, इतना सही बात था। अब अगर हम वर्टिकल स्प्रिंग लोडेड स्प्रिंग की बात कर ले, वर्टिकल लोडेड स्प्रिंग, तो यहाँ कैसे है, ये स्प्रिंग है, मान लीजिए ये अनलोडेड हाल में है, तो ये ऐसे है, इसका लेंथ कुछ भी एक है, कैपिटल एल, ये अनलोडेड है। अब मैं अगर इसे लोड दूंगा तो लाजमी सी बात है इस स्प्रिंग का लेंथ जो है थोड़ा बढ़ जाएगा, पहले जो एल था अब वो थोड़ा और बढ़ के स्मॉल एल से और बढ़ गया, मान लीजिए ये स्मॉल एल है, इतना सा और बढ़ गया, पहले तो इतना था ही। अब आप देखिए ये स्प्रिंग का लेंथ जो है वो बढ़ा क्यों, सीधी सी बात है कि मैंने एक लोड यहाँ पर झूला दिया है, ये इसके कारण, ये एम जो है, एम के कारण एक mg फोर्स लग रहा है, और इस mg फोर्स के कारण ही ये स्प्रिंग का लेंथ बढ़ गया है। अच्छा, और हम ये भी जानते हैं ना कि जब भी स्प्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है, ये मतलब मीन पोजीशन से जब भी स्प्रिंग थोड़ा डिस्प्लेस हो रहा है, इसका लेंथ इतना था, अब ये डिस्प्लेस होकर यहाँ आ गया, तो जब भी थोड़ा लेंथ डिस्प्लेस होगा, इसका मतलब कि प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक रिस्टोरिंग फोर्स भी आएगा यहाँ पर, जो स्प्रिंग को वापस अपने जगह खींच कर लाना चाहेगा। तो यहाँ भी जब डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ हुआ है, जो स्मॉल एल से मैं डिनोट करता हूँ, तो इसके कारण स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरेशन फोर्स तो आया ही होगा, जो मैं एफ से डिनोट करूँगा, और ऊपर की तरफ होगा। और देखिए कि ये स्प्रिंग एल ही लेंथ क्यों झूला, एल से ज़्यादा क्यों नहीं नीचे आया या एल से कम क्यों नहीं आया, क्योंकि एल के प्रोपोर्शनल जो फोर्स बनेगा, जैसे हम जानते हैं ना स्प्रिंग में जो ये फोर्स होता है, ये प्रोपोर्शनल होता है किसके, इस एल के प्रोपोर्शनल, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल। मैं यहाँ पे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को एल से लिखा हूँ, स्मॉल एल से, तो मैं यहाँ पे इसे स्मॉल एल लिख दे रहा हूँ। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनली जनरेट होगा, और ये फोर्स उतना ही है जितना फोर्स इससे बैलेंस कर सकता है। मतलब कि जब नॉर्मली ये ऐसे मैं झूला दिया हूँ, ओके, और ये ऐसे इस लेंथ, इस स्प्रिंग का लेंथ बड़ा हो गया, और ये इस हाल में अभी स्टेडी स्टेट में है, इसका मतलब है कि ये मास इस स्प्रिंग को जितने फोर्स से या जितने वेट से नीचे की तरफ टान रहा है, ये मास उतना ही स्प्रिंग फोर्स भी अपने खुद को ऊपर की तरफ टान रहा है, स्प्रिंग भी रिस्टोरेशन के लिए ये फोर्स इस फोर्स के इक्वल होना चाहिए, तभी ये इस हाल में है। अगर ये फोर्स ज़्यादा है तो ये मास तो ऊपर चला जाएगा, और अगर ये mg ज़्यादा है तो ये मास और नीचे आ जाना चाहिए, ताकि ये फोर्स जो है उसको फिर से बैलेंस करे, क्योंकि जब ये और नीचे आएगा तब हमारा L और बड़ा होगा, L जब और बड़ा होगा तो क्या होगा, ये रिस्टोरेशन फोर्स जो है, ये वाला रिस्टोरेशन फोर्स ये भी और बड़ा होगा, और इतना बड़ा होगा कि ये mg को बैलेंस कर सके। तो अल्टीमेटली यही कहने वाली बात है कि जब भी ऐसे वर्टिकल कंडीशन में मैं कोई स्प्रिंग को छोड़ दिया हूँ, तो ये ऐसा है नॉर्मल अनलोडेड, इस पर कोई फोर्स भी नहीं है, क्योंकि इसका कोई डिस्प्लेसमेंट भी नहीं है मीन पोजीशन से, तो फोर्स भी इस पर जीरो है। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है, और फोर्स जो है प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। नेगेटिव साइन बाद में देखेंगे। अब नेगेटिव साइन बस यही है कि डिस्प्लेसमेंट जब नीचे की तरफ होगा
तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा। यही बात है, स्प्रिंग जो है इस पूरे को खुद अपने एडजस्ट करके ऊपर की तरफ लाने की कोशिश करेगा, तो यही नेगेटिव होता है। अब मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर अब लोड डाल दिया हूँ कुछ, ठीक है। तो अब ये नेट लोड जो है mg, ये नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, तो इस स्प्रिंग पे कुछ फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और ये इसे कैसे बैलेंस कर रहा है, ये ऊपर की तरफ एक फोर्स जनरेट करके स्प्रिंग बैलेंस कर रहा है। और ऊपर की तरफ फोर्स क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि स्प्रिंग का भी जो लेंथ था पहले जो डिस्प्लेसमेंट के बराबर था, वो अब डिस्प्लेसमेंट x=0 था, अब वो डिस्प्लेसमेंट एक जीरो नहीं रहा, वो स्मॉल एल से डिस्प्लेस हो गया है, अपने मीन पोजीशन से स्मॉल एल से डिस्प्लेस हो गया है, नीचे आ गया, ठीक है। तो जैसे ही नीचे आया, अब ये फोर्स जो है वो भी अब प्रोपोर्शनल टू एल जनरेट होगा, तो फोर्स भी ऊपर की तरफ आ रहा है जो इसे वापस अपने तरफ ले जाना चाह रहा है। मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ये फोर्स जो स्प्रिंग का है और ये फोर्स जो वेट के कारण है, दोनों बैलेंस होंगे तभी ये स्टेडी स्टेट में ऐसा झूलता रहेगा, ना स्प्रिंग का लेंथ बढ़ेगा ना स्प्रिंग का लेंथ कमेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इस हाल में जो फोर्स है वो इक्वल्स टू mg होगा। ये फोर्स जो है ऊपर के डायरेक्शन वाला फोर्स इज इक्वल्स टू mg नीचे के डायरेक्शन वाला फोर्स। अब ये फोर्स जो है वो कौन सा फोर्स है, ये फोर्स हमारा तो स्प्रिंग का फोर्स है। स्प्रिंग के फोर्स को हम के कैपिटल के, तो कैपिटल के एक्स से डिनोट करते हैं, और यहाँ हमारा एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट जो था वो मीन पोजीशन से कितना नीचे आया है, एल नीचे आया है, तो एक्स जो है हमारा एल है इस केस में, तो के एल, तो एफ इक्वल्स टू के एल। माइनस साइन इसलिए नहीं दे रहा हूँ, माइनस सिर्फ ये डिनोट करता है कि एल अगर नीचे की तरफ है तो फोर्स ऊपर की तरफ होना चाहिए। मैं तो फोर्स ऑलरेडी ऊपर की तरफ ही बनाया हूँ, इसलिए माइनस साइन को इग्नोर कर दे रहा हूँ। तो फोर्स ये ऊपर की तरफ, और ये वाला जो mg फोर्स ये नीचे की तरफ। तो मैं लिख सकता हूँ ऐसा, F इक्वल्स टू mg था, और स्प्रिंग के कारण जो फोर्स आ रहा है वो k है और l है, ये इक्वल्स टू mg है। ये F जो है ये ऊपर की तरफ, और ये mg जो है ये नीचे की तरफ, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो के एल इक्वल्स टू mg। यहाँ से मैं और लिख सकता हूँ कि k इक्वल्स टू mg बाई एल। बस इतना ही समझने की बात है। इसके बाद तो हम जानते ही हैं कि t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर कौन मास बाई कौन सा इनर्शिया था, वो इनर्शिया फैक्टर बाई स्प्रिंग फैक्टर है ना, इनर्शिया फैक्टर बाई स्प्रिंग फैक्टर। ये है बेसिक एक्सप्रेशन या फॉर्मूला बोल सकते हैं, इसी पे बेस्ड करके सब डालेंगे। तो इनर्शिया फैक्टर हम जानते हैं ये m से डिनोट होता है, और के स्प्रिंग फैक्टर जो है वो k से। तो मैं जानता हूँ कि t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई के होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पे हमने k का एक एक्सप्रेशन डिराइव किया है, k इक्वल्स टू mg है इस केस में स्पेशली। तो यहाँ पे अगर मैं k को mg से रिप्लेस करूँगा तो क्या होगा, t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर m बाई mg बाई l, ठीक है। तो ये mg कट जाएगा, थोड़े अच्छे से लिखूंगा तो पता चलेगा 2 पाई रूट ओवर l बाई जी भी लिख सकता हूँ। तो बस यही बात है कि मैं टाइम पीरियड को इस केस में भी सिमिलरली जैसा पेंडुलम में था उसके अकॉर्डिंग 2 पाई बाई रूट ओवर l बाई जी लिख सकता हूँ। पेंडुलम वाले केस में भी यही था ना, देख लीजिए ये हमारा पेंडुलम वाला केस, ये देखिए ऊपर पेंडुलम बना है। तो ये पेंडुलम वाले केस में भी हमारा जो टी है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई जी। ये क्यों हुआ, सेम कारण है कि हमारा जो यहाँ पे देख सकते k है, k इक्वल्स टू mg बाई एल ही है, यहाँ पे कुछ और नहीं है। यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो कैपिटल k है इक्वल्स टू mg बाई एल। तो इसी कारण यहाँ पे k रिप्लेस किया हूँ और ये मुझे मिला है। सिमिलरली वर्टिकल स्ट्रिंग में भी t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई जी है। यहाँ पे l क्या है, जस्ट जब ये नहीं झूल रहा था तो कुछ भी लेंथ हो उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब मैंने लोड लगाया है तब लोड लगाने के कारण कितना लेंथ इंक्रीज हुआ है स्प्रिंग का, ठीक है। स्प्रिंग का पहले कुछ भी लेंथ हो डजेंट मैटर, लोड लगाने के बाद स्प्रिंग का लेंथ में कितना इंक्रीज आया है, वो इंक्रीज को अगर मैं स्मॉल एन से डिनोट करता हूँ तो टाइम पीरियड है 2 पाई रूट l बाई जी। और फ्रीक्वेंसी क्या है हमें पता है, ये 1/t होता है, तो n इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट g बाई l। ये हो गया हमारे फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। ओके,
अब हम कुछ कॉम्बिनेशंस देख लेंगे स्प्रिंग के कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस में हमारे स्प्रिंग के कैसे हम टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे। क्या क्या कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है? देखिए, एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन ऐसा पॉसिबल है कि मैं अपनी स्प्रिंग को पैरेलल रखा हूँ। मैं लिख देता हूँ पैरेलल। पैरेलल मतलब जानते हैं ना, दो लाइन आपस में कभी मीट नहीं करे तो ऐसा और ऐसा ऐसे पैरेलल करते हैं, या ऐसा ऐसे पैरेलल करते हैं। तो मैं इस टाइप वाला पैरेलल लेता हूँ। तो ये हमारा है बेस सरफेस, ऊपर यहाँ से एक स्प्रिंग ऐसे लटका है और यहाँ से एक और स्प्रिंग ऐसे लटका है। अब ये दोनों स्प्रिंग में एक साथ हमने एक मास को लगाया है जिसका मास है m। ऑब्वियस सी बात है, ये नीचे की तरफ आएगा फोर्स mg। अब इस mg जो नीचे की तरफ फोर्स है वो इस स्प्रिंग के फोर्स जो ऊपर की तरफ आएंगे F1 पकड़ लेता हूँ, और ये स्प्रिंग का फोर्स जो ऊपर की तरफ आएंगे F2 पकड़ लेता हूँ। ये दोनों मिलकर F1 और F2 दोनों मिलकर इस mg को बैलेंस करेंगे, जैसे हमने ऊपर देखा था। तो यहाँ भी यही है, F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू mg। ये तो समझने वाली बात है, ठीक है। दूसरी बात और क्या समझने वाली है कि जो F1 है उसका क्या वैल्यू होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं दो स्प्रिंग जब पैरेलल लगाए हैं तो हमें ये जानना है कि जितना लोड लगाने के बाद जितना लेंथ इस स्प्रिंग का बढ़ेगा फर्स्ट स्प्रिंग का, उतना ही लेंथ सेकेंड स्प्रिंग का भी बढ़ेगा। मैं पकड़ता हूँ कि फर्स्ट स्प्रिंग जो है ना, लोड लगाने के बाद इसके लेंथ में इंक्रीज आया है बाई एक्स, ठीक है। ये लेंथ में इंक्रीज आया है बाई एक्स, और इस स्प्रिंग के भी लेंथ में इंक्रीज आया है बाई एक्स, ठीक है। और ये दो अलग अलग स्प्रिंग है इसलिए इनका स्प्रिंग कांस्टेंट भी अलग है। इसका K1 है, इसका K2 है, ठीक है ना। कि स्प्रिंग कांस्टेंट हमने पहले भी डिस्कस किया था। क्या होता है बेसिकली समझने के लिए स्प्रिंग कांस्टेंट कि एक स्प्रिंग में कितना जोड़ है, ठीक है। कोई स्प्रिंग होता है बहुत नरम होता है, आप ऐसे हाथों से चापेंगे और वो फट से छोटा हो जाएगा, छोड़ेंगे फट से बड़ा हो जाएगा। लेकिन कुछ स्प्रिंग बहुत सख्त होता है, उसे ज़्यादा चापने पे भी उसका लेंथ कम नहीं होता या बढ़ता नहीं है। तो वो स्प्रिंग कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। जो नरम स्प्रिंग है उसका K1 है, और जो सख्त स्प्रिंग है उसका जो नरम स्प्रिंग है उसका K छोटा होता है, और जो सख्त स्प्रिंग है उसका K का वैल्यू बड़ा होता है। मैं यहाँ पे एक स्प्रिंग का K1 ले लिया हूँ, एक स्प्रिंग का K2 ले लिया हूँ। लेकिन समझने वाली बात यह है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट x इज सेम, बस। बाकी तो हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू माइनस KX होता है स्प्रिंग में, ठीक है। तो अब जब एक स्प्रिंग फैक्टर अलग अलग है दोनों स्प्रिंग के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सेम है, ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे F1 और F2 दोनों मिल जाएगा। बस इतना ही करना है। यही एक इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखने वाली है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिस्प्लेसमेंट जो दोनों स्प्रिंग के होते हैं वो सेम होते हैं। तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ F1 क्या होगा, F1 होगा K1x1। मैं माइनस इसलिए नहीं, ऑब्वियसली माइनस होगा, हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। लिख भी देता हूँ, चलिए। F2 इक्वल्स टू माइनस K2x2, ये हो गया हमारा F1 F2। ये दोनों मिलाकर जो है वो F1 प्लस F2 वही इक्वल होगा, वही F1 ऊपर की तरफ और F2 ऊपर के, दोनों मिलकर किसे बैलेंस कर रहा है, ये mg को। तो वही इक्वल होगा mg का, ठीक है। अब ये माइनस साइन इसलिए ड्रॉप कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसे पकड़ ही ले रहा हूँ कि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारा x नीचे की तरफ है। अल्टीमेटली मैं मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूँ। तो f का मैग्नीट्यूड हो गया F1 प्लस F2 इक्वल्स टू mg, और f का मैग्नीट्यूड है K1x, और F2 का मैग्नीट्यूड है K2x, और ये दोनों मैग्नीट्यूड ऊपर की तरफ है और mg नीचे की तरफ है, ठीक है। इस हाल में ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा x कॉमन लेकर K1 प्लस K2 इक्वल्स टू mg, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं x के इक्विवेलेंट mg, x इक्वल्स टू के इक्विवेलेंट mg इक्वल्स टू x के इक्विवेलेंट इक्वल्स टू mg। अब ये के इक्विवेलेंट क्या हुआ, ये के इक्विवेलेंट हुआ कि अगर मुझे सेम फोर्स लगाना है mg, ठीक है, जो नीचे की तरफ है,
mg। अभी कौन ये mg को बैलेंस करने के लिए मुझे क्या लग रहा है, एक फोर्स F1 लग रहा है ऊपर की तरफ और एक फोर्स F2 लग रहा है ऊपर की तरफ। ये मुझे स्प्रिंग 1 दे रहा है, स्प्रिंग नंबर 1, और ये मुझे स्प्रिंग नंबर 2 दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर मैं ये दोनों स्प्रिंग की जगह, अगर मैं ऐसा चाहूँ कि अगर मुझे ये दो स्प्रिंग की जगह इक्विवेलेंट बनाना है, ऐसा कुछ कि एक ही स्प्रिंग मुझे ये चीज़ दे, तो उस स्प्रिंग में का क्या होना चाहिए था, स्प्रिंग कांस्टेंट। मैं फिर बता रहा हूँ कि यहाँ तो दो स्प्रिंग मिलकर मुझे क्या इफेक्ट दे रहे हैं कि वो mg को बैलेंस कर सकते हैं। तो ये दो स्प्रिंग के बराबर कुछ तो एक होगा, जो एक स्प्रिंग होगा और उसका स्प्रिंग कांस्टेंट कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा जिसके कारण वो mg को बैलेंस कर ले। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है उस एक स्प्रिंग का, वो यहाँ के इक्विवेलेंट से मिल रहा है। इसका मतलब कि दो स्प्रिंग लगाया था, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1, एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2, और वो दोनों स्प्रिंग मिलकर इस mg को बैलेंस कर देते। ये बराबर है इस बात का कि मेरे पास एक ही स्प्रिंग है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट Keq है और वो इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो अब इन दोनों में क्या रिलेशन आ रहा है कि Keq इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। देखिए यहाँ से ही कंपेयर कर सकते हैं, K1 प्लस K2 को ही मैंने Keq लिख दिया है, तो Keq इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2। इसका ये मतलब है कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि ये एक स्प्रिंग, ये दूसरा स्प्रिंग, मास है m, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है K2। ये इक्विवेलेंट है, ये बराबर है इसके जो मैं यहाँ बना रहा हूँ, जिसमें एक ही स्प्रिंग है और वो भी m मास को बियर कर रहा है, लेकिन इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K1 प्लस K2 है। ये दोनों एक ही बात है, चाहे दो स्प्रिंग लगाओ, एक स्प्रिंग कांस्टेंट K1 और दूसरा वाला K2, और फिर उसे मास m को बैलेंस करवाओ, या फिर एक ही स्प्रिंग लगाओ जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 है और उससे m1 को बैलेंस कराओ, ये दोनों एक ही बात है। तो मतलब दो स्प्रिंग के पैरेलल कॉम्बिनेशंस को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं एज इफ एक ही स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 प्लस K2 हो, ठीक है ना। कैसे समझ आया, यहाँ से कि यहाँ पे x K1 प्लस K2 जो है वो मिलकर mg को बैलेंस कर रहे हैं। अभी K1 प्लस K2 को ही अगर मैं x इक्विवेलेंट पकड़ लूँ तो अब एक ही स्प्रिंग है, यहाँ पे एक्सप्रेशन से क्या पता चल रहा है कि एक स्प्रिंग K1 वाला है, दूसरा स्प्रिंग K2 वाला है, दोनों मिलाकर mg को बैलेंस कर रहे हैं। अब मैं दोनों को मिला दूँ तो k इक्विवेलेंट लिखता हूँ। अब ये एक स्प्रिंग है k EQ वाला, जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट Keq है, और वो Keq जो है वही अब mg को बैलेंस कर सकता है। अभी Keq का वैल्यू क्या है, K1 प्लस K2, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं। इसका मतलब कि दो स्प्रिंग जो K1 K2 वाला पैरेलल लगा था और mg को बैलेंस कर रहा है इज इक्विवेलेंट। ये एक ही बात है कि एक स्प्रिंग हो और जो K1 जिसका वैल्यू K1 प्लस K2 हो और वो m को बैलेंस कर रहा हो। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और थोड़ा देख लेते हैं, अब सीरीज़ में देख लेते हैं, सीरीज़ में क्या केस है, ठीक है। लेकिन जब पैरेलल देख रहे थे तो ये बात ध्यान रखना है, ये सारा एक्सप्रेशन जो हमने डिराइव किया ऊपर से नीचे तक, यहाँ पर ये बात बहुत इंपॉर्टेंट थी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस स्प्रिंग का जो लेंथ बढ़ेगा और इस स्प्रिंग का जो लेंथ बढ़ेगा दोनों ही x है। सुतरां यहाँ भी ये स्प्रिंग का लेंथ x से बड़ा था, ये स्प्रिंग का लेंथ भी x से बड़ा था, और इस केस में भी जो स्प्रिंग का लेंथ है वो x से ही बढ़ेगा। बस यही है कि यहाँ K1 एक स्प्रिंग कांस्टेंट था, K2 एक स्प्रिंग कांस्टेंट था, और यहाँ पर K1 प्लस K2 मिलाकर ही एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। मतलब कि यहाँ पर अगर मेरे पहला स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मान लीजिए 2 था और यहाँ पे दूसरे स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 3 था, तो यहाँ पर ये वाले स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट 5 होगा, और ये दोनों एक ही बात है, इक्विवेलेंट हो गए। ओके, अब सीरीज़ में देख लेते हैं। सीरीज़ में क्या है, दो स्प्रिंग सीरीज़ में लगे हैं, एक ऐसा लगा है, फिर उसके नीचे और एक लगा है, और फिर उसके नीचे लोड है m। अब इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है। तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या जानने वाली बात है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या इक्वल रहेगा, इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन फोर्स विल बी ऑलवेज इक्वल। रिस्टोरिंग फोर्स लिख देता हूँ, क्योंकि स्प्रिंग में तो रिस्टोरिंग फोर्स ही होता है। स्प्रिंग रिस्टोरिंग फोर्स विल बी सेम, मतलब डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमारा x का वैल्यू सेम था ना, यहाँ पर f का वैल्यू सेम है। मतलब कि ऐसा हो सकता है कि ये डिस्प्लेस किया है, पकड़ लीजिए
x1 से, ठीक है। अपने जो ओरिजिनल पोजीशन था अनस्ट्रेच स्प्रिंग, ये लोड लगाने के कारण इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया है x1 और इसमें डिस्प्लेसमेंट आ गया है x2, ठीक है, जो भी हो। लेकिन हमारा जो फोर्स इसमें आएगा ये वाले में, और फोर्स जो ये वाला जनरेट करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की तरफ हुआ है, तो फोर्स ऊपर की तरफ, ये फोर्स जो दोनों जो है वो सेम होगा। पहले वाले केस में क्या था कि भाई फोर्स अलग अलग हो सकता है, ये एक अलग F1 फोर्स से ऊपर टान रहा है, ये स्प्रिंग एक अलग F2 फोर्स से ऊपर टान रहा है, लेकिन दोनों में डिस्प्लेसमेंट सेम थे, स्प्रिंग कांस्टेंट तो अलग है ही। इसमें क्या है कि दोनों में डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है, लेकिन दोनों में फोर्स सेम है F ऊपर की तरफ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ऐसा कि नॉर्मली तो हमें पता है कि F इज इक्वल्स टू KX होता है, ये तो हमारा जनरल है। तो पहले वाले स्प्रिंग के लिए लिख सकता हूँ F इज इक्वल्स टू -K1x1, और दूसरे वाले स्प्रिंग के लिए F इज इक्वल्स टू -K2x2, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो ये यहाँ से पहले फिर ऐसे लिख लेते हैं कि x1 इक्वल्स टू -F/K1 एंड x2 इज इक्वल्स टू -F/K2, लिख सकता हूँ ऐसे। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये पहले एक स्प्रिंग जो था वो नॉर्मल था, दूसरा भी नॉर्मल था, ठीक है। लोड लगाने के बाद ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग दोनों ही थोड़ा थोड़ा बढ़ गया, ये x1 से बढ़ गया, ये x2 से बढ़ गया। तो यहाँ से यहाँ अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ तो कितना बढ़ गया टोटल, इसके कारण x1 लेंथ बढ़ा है, इसके कारण x2 लेंथ बढ़ा है। तो बिना लोड का जब यहाँ था और लोड के बाद स्प्रिंग मेरा यहाँ आ गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट टोटल कितना है, x1 प्लस x2 है, क्योंकि इसके कारण भी लेंथ नहीं बढ़ रहा है, इसके कारण भी लेंथ बढ़ रहा है। टोटल लेंथ जो स्प्रिंग का बढ़ा है वो x1 माइनस x2 है। पहले बिना लोड का ये पॉइंट यहाँ था, अब लोड देने के कारण पॉइंट यहाँ आ गया, कितना नीचे आया, x1 प्लस x2। क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग जो स्प्रिंग कांस्टेंट 1 वाला है वो x1 से बड़ा हुआ है, और स्प्रिंग कांस्टेंट 2 वाला स्प्रिंग x2 से बड़ा हुआ है, ये K1 और ये K2, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हैं कि टोटल जो, इसे x पकड़ लेता हूँ, तो टोटल x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ -1/K1 प्लस 1/K2, ठीक है, ये हमारा x है। तो f क्या होगा, f हो जाएगा f इक्वल्स टू माइनस, ये पूरा चीज़ इस साइड जाने वाला है, माइनस ऐसे लिख सकता हूँ फिलहाल 1/1/K1 प्लस 1/1/K2 इंटू एक्स। थोड़ा देखिए, मैं ये पूरा चीज़ को इसके नीचे ऐसे करके लिख दिया और ये माइनस भी इधर ले गया, तो ये आएगा। थोड़ा इसे अगर मैं सॉल्व कर लूँ, आप खुद भी करके देखिएगा, तो ये आएगा माइनस ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ये ऐसे ब्रैकेट में, और ये x। तो f इक्वल्स टू ये है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात अब ये है कि मैंने क्या बना दिया, एक इस टाइप का ही एक्सप्रेशन बना दिया है ना। जो एक, अगर ये एक स्प्रिंग होता दो स्प्रिंग के बजाय, तो हमारा फोर्स क्या होता, फोर्स इक्वल्स टू -KX, और ये KX को मैं K इक्विवेलेंट लिख देता हूँ, K इक्विवेलेंट। तो अगर दो स्प्रिंग की जगह एक स्प्रिंग होता तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट होता -KEQX, और यहाँ पे दो स्प्रिंग जब है तो वो ऐसा है, अब ये दोनों इक्वल है, एक जैसी ही बात है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि KEQ इज इक्वल्स टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2। फिर से बता देता हूँ, देखिए, एक स्प्रिंग K1 वाला, दूसरा स्प्रिंग K2 वाला, दोनों मिलकर डिस्प्लेसमेंट दिया है हमें x1 प्लस x2, ठीक है। फोर्स कितना दिया है, F ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें भी फोर्स F है, इसमें भी फोर्स F है, तो F फोर्स ऊपर की तरफ, ठीक है। और लोड क्या बैलेंस किया है, mg, ठीक है। ये इक्वल है, दिस इज इक्विवेलेंट टू एक स्प्रिंग, ये मैं बनाना भूल गया, ये इक्विवेलेंट है, दिस सिंबल इज फॉर इक्विवेलेंट, हाँ, 3 लाइन बनाते हैं। तो ये इक्विवेलेंट है एक स्प्रिंग के, और यही फोर्स है, सब कुछ है। इसमें भी डिस्प्लेसमेंट आया है x1 प्लस x2, ठीक है। लेकिन इसका जो स्प्रिंग फोर्स भी है F,
लेकिन जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है वो है K1 K2 बाई K1 प्लस K2। अगर ये स्प्रिंग कांस्टेंट है इसका तो ये दोनों बात सेम है, चाहे मैं दो स्प्रिंग बनाऊं या एक स्प्रिंग बनाऊं जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 K2 बाई K1 प्लस K2 है। ठीक है, तो ये दोनों बात सेम है, इसलिए ये के ई क्यू इक्वल्स टू ऐसा है। ठीक है ना, ये आ रहा है सीरीज़ के लिए। कंसेप्ट क्या था कि इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ x1 है, इसका डिस्प्लेसमेंट x2 है, लेकिन टोटल फोर्स जो है इसके लिए भी F है, इसके लिए भी F है, इसलिए ये फोर्स F ऊपर की तरफ। तो अगर सेम मुझे यही फोर्स चाहिए एक ऐसे स्प्रिंग से जो एक ही स्प्रिंग है, ठीक है, यहाँ पे दो स्प्रिंग मिलकर मुझे F दे रहा है, यहाँ पर एक ही स्प्रिंग है जो F देगा, और उसमें डिस्प्लेसमेंट भी आना चाहिए x1 प्लस x2। यहाँ एक स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट आ रहा था x, दूसरे में आ रहा था x2, मिलाकर था x1 प्लस x2, लेकिन यहाँ हमें एक ही स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट चाहिए x1 प्लस x2। ठीक है, और फोर्स होना चाहिए F। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2। देखिए यहाँ पे क्या है, मैं अब ये x जो लिखा हूँ है क्या, x तो है ना x1 प्लस x2, मतलब एक ही स्प्रिंग है जो मुझे सेम फोर्स दे रहा है F, ये वाला F, ये वाला F या ये वाला F। ठीक है, एक ही स्प्रिंग है जो मुझे सेम फोर्स दे रहा है F, और साथ में डिस्प्लेसमेंट भी दे रहा है x। ये x क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट प्लस ये डिस्प्लेसमेंट, दोनों मिलाकर मुझे दे रहा है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होना चाहिए, ये स्प्रिंग कांस्टेंट के ई क्यू होना चाहिए, और इन दोनों को कंपेयर करके पता चल रहा है कि के ई क्यू इक्वल्स टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2। वेरी गुड। अब एक और कॉम्बिनेशन है वो भी समझ लेते हैं, वो बहुत ईजी है कि भाई हमारा जो मास है वो बीच में कहीं फंस गया है और इसके आगे पीछे दोनों तरफ ही स्प्रिंग है। ठीक है, सॉरी ऐसा। ठीक है, ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, और हमारा मास जो है बीच में है दो स्प्रिंग के। ठीक है, मैं पकड़ रहा हूँ अभी ये स्टेडी स्टेट में है, तो स्टेडी स्टेट में यहाँ अभी कोई किसी को फोर्स नहीं लगा रहा, ये बैलेंस है, मास भी बीच में इधर पे रुका है। ठीक है, मैं पकड़ लेता हूँ कि ये वाला जो स्टेडी स्टेट है, ये मास किसी कारण मैंने फोर्स लगाकर अपने तरफ से इसे यहाँ से x डिस्प्लेस कर दिया इस डायरेक्शन में। तो क्या होगा, इस स्प्रिंग पे क्या होगा, क्योंकि इस स्प्रिंग, ये स्प्रिंग छोटा हो रहा है, तो इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में आएगा और होगा F। ठीक है ना, और F क्या होगा, F इज इक्वल्स टू K1x, इसलिए मैं F1 भी लिख देता हूँ। मतलब स्प्रिंग 1 जो है वो इस डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा F1 इक्वल्स टू K1x। ठीक है ना, माइनस भी लिख देता हूँ। चलिए, इस केस में क्या होगा, क्योंकि ये मास अब ऊपर की तरफ चला गया है, तो ये स्प्रिंग तो कंप्रेस हो रहा था K1 वाला, लेकिन K2 वाला स्प्रिंग क्या होगा, ये तो इलोंगेट होगा, ये और लंबा हो जा रहा है, मतलब ये वाले मास उधर जा रहे हैं, तो ये स्प्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है, स्प्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है। अगर ये स्प्रिंग का लेंथ बढ़ रहा है तो क्या ये चाहेगा स्प्रिंग का लेंथ बढ़े, नहीं, ये इसे वापस टानना चाहेगा। तो इस स्प्रिंग में किस डायरेक्शन में फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में, और उस फोर्स को मैं F2 लिख देता हूँ। तो F2 के लिए F2 इक्वल्स टू, फिर से होगा डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, क्योंकि ये यहाँ से अपने जगह से x ऊपर गया, मतलब कि हमारा जो पहला स्प्रिंग था, स्प्रिंग 1 इज कंप्रेस्ड बाई x, और स्प्रिंग 2 क्या है, स्प्रिंग 2 इज इलोंगेटेड बाई x। समझने वाली बात है ना, यहाँ पे है, इसे मैं अगर ऊपर टानूँ तो इसका लेंथ तो ये x1, तो ये स्प्रिंग 1 तो कंप्रेस हो रहा है कितने से, x से, और ये स्प्रिंग 2 जो है वो इलोंगेट हो रहा है कितने से, x से। तो ठीक है, और ये कंप्रेस होने के कारण एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा इलोंगेट होने के लिए, और ये इलोंगेट होने के कारण एक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगा कंप्रेस होने के लिए। समझिए थोड़ा, तो दोनों ही फोर्स के डायरेक्शन सेम होंगे। तो ये F2 इक्वल्स टू माइनस K2x हो जा रहा है। अब टोटल फोर्स इसमें क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में, इस मास पे अगर मैं देखूं तो इस मास का क्या हाल है, कोई इसे ऊपर से भी दे रहा है F1 फोर्स और कोई इसे नीचे से भी दे रहा है F2 फोर्स। तो टोटल फोर्स इस पर क्या लग रहा है, फिर जो है जो है टोटल फोर्स इस पर लग रहा है वो F1 प्लस F2 है। ठीक है,
तो अब अभी क्या हो रहा है, एक स्प्रिंग K1 वाला इस पर फोर्स लगा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, दूसरा स्प्रिंग K2 वाला भी फोर्स लगा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ। अब ये दो स्प्रिंग की जगह मैं अगर एक स्प्रिंग लूँ जो इस मास पे फिर से फोर्स लगा रहा है ऊपर से नीचे की तरफ इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो वो फोर्स क्या होगा, F होगा, क्योंकि F1 + F2 है, F यहाँ ले लिया हूँ मैं, तो F होगा। तो अब ये F फोर्स कौन लगा सकता है वही हमें निकालना है, कौन लगा सकता है। F को मैं लिख सकता हूँ -K1x -K2x = -K1 + K2 कॉन्स्टेंट ऐसे लिख के x लिख सकता हूँ, देखिए सेम है, = -KEQx। तो KEQ कंपेयर करूँ तो K1 + K2। इसका ये मतलब हुआ कि एक स्प्रिंग F1 फोर्स इधर लगा रहा है ऊपर से, दूसरा स्प्रिंग F2 फोर्स ऐसे लगा रहा है, दोनों मिलाकर इस मास पे फोर्स लग रहा है F, और ये दो स्प्रिंग मिलके लगा रहे हैं K1 वाला और K2 वाले। इसके बदले मैं ऐसा लिख सकता हूँ, दिस इज इक्विवेलेंट, ठीक है, ये इक्विवेलेंट है इस स्ट्रक्चर के जिसमें एक ही स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट EQ वाले है, और ये स्प्रिंग कांस्टेंट EQ इस मास पे mg फोर्स लगा रहा है नीचे की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट भी यहाँ पर क्या था, x था, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट x ही हो रहा है, तो ये दोनों सेम है। तो अब ये EQ का KEQ का क्या वैल्यू होगा, हमने यहाँ से डिराइव किया है कि KEQ का वैल्यू है K1 + K2। समझ आ रहा है ना। अगर मैं F लिखूँ तो ये देखिए ये एक्सप्रेशन से ही इसका पूरा कंसेप्ट है कि अब F जो है एक स्प्रिंग है जिसका फोर्स है F, और एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट है KEQ, और एक ही स्प्रिंग है जिसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है x, ठीक है। तो ये फोर्स दे रहा है F, और यही फोर्स F जो है अब दो स्प्रिंग से मिल रहा था, जो K1 जो F1 और F2 मिला के दे रहे थे, F1 स्प्रिंग 1 और F2 स्प्रिंग 2 मिला के F दे रहे थे, और अब ये F एक ही स्प्रिंग से मिल रहा है, ठीक है ना। यही बात है, ये दोनों को आप देखेंगे तो यही पता चलेगा कि पहले एक मास M पे F1 फोर्स लग रहा था जो x डिस्प्लेसमेंट मिल रहा था और K1 स्प्रिंग कांस्टेंट थे, और एक और फोर्स लग रहा था जो F2 था, डिस्प्लेसमेंट x और स्प्रिंग कांस्टेंट K2। अब वो इस मास पे सेम फोर्स लग रहा है, ये सेम फोर्स लग रहा है जिस फोर्स को अब मैं F बोल रहा हूँ, और F जो है नथिंग बट F1 + F2 है, तो सेम फोर्स ही लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी सेम हो रहा है x, लेकिन अब स्प्रिंग जो है वो दो की जगह सिर्फ एक ही स्प्रिंग है, ठीक है, एक ही स्प्रिंग है। तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट होगा K1 + K2, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट आपको ये समझ आ रहा होगा कि जो ये टाइप के कॉम्बिनेशन है ये सीरीज पैरेलल के इक्विवेलेंट ही है, पैरेलल जैसा ही समझ सकते हैं इसे, तो पैरेलल वाला कंसेप्ट ही लग रहा है। जस्ट एक ब्रीफ कर लेते हैं कि जब हमारा स्प्रिंग ऐसे है और ऐसे है और मास ऐसे है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू एक स्प्रिंग जिस पे सेम मास लगा है M, और इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो K1 + K2 है, ठीक है, ये पैरेलल वाले में, ठीक है ना। तो इन पैरेलल K इक्विवेलेंट = K1 + K2, समझ के रख लिया हमने, ठीक है। टाइम पीरियड निकालना हो तो हमें पता है T ज़्यादा नहीं लगाना है बुद्धि, T = 2π√m/K, बहुत बार पढ़ चुका है। तो इस केस में हम हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, जस्ट K का जगह हम K1 + K2 पुट कर देंगे, यहाँ पे KEQ पुट कर देंगे, तो टाइम पीरियड चाहे इसका पकड़ लीजिए, ये चाहे इसका पकड़ ली, दोनों तो सेम ही है ना, इक्विवेलेंट है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, T = 2π√m/EQ, EQ अब K1 + K2 होता है, ठीक है। सीरीज में क्या है, सीरीज में है, अच्छा फ्रीक्वेंसी भी ऑब्वियस सी बात है, मैं नहीं बोल रहा, लेकिन ये यही होगा ना, 1/2π√KEQ/m, ये पता है सबको, ठीक है। सीरीज में क्या है, सीरीज में अब है एक स्प्रिंग था K1 वाला, उसके नीचे और एक स्प्रिंग था K2 वाला, उसमें एक मास लगा था M, ये इक्विवेलेंट है एक स्प्रिंग के
जिनका स्प्रिंग ऐसा है और मास लगा है m, और इनका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो मैं बोलूँगा K1 K2 बाई K1 प्लस K2। अब ये दोनों एक ही बात है, ठीक है। तो इनमें मैं लिख सकता हूँ कि EQ इज इक्वल्स टू K1 K2 बाई K1 प्लस K2, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है। T क्या होगा, T भी सेम होगा 2 पाई रूट ओवर m बाई के ई क्यू। अब के ई क्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करना है, के ई क्यू आ रहा है। n भी वही होगा, n इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई, n क्या है, फ्रीक्वेंसी है, के ई क्यू बाई m। तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है। और जो इस टाइप के कॉम्बिनेशन है बीच में जो फंसा है, ये K1 है और ये K2 है, तो ये इक्विवेलेंट है एज इफ एक ही स्प्रिंग है, मास ऐसे लगा है, और ये स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो K1 प्लस K2 है, दोनों सेम बात है। तो यहाँ के ई क्यू इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, ठीक है। और T इज इक्वल्स टू एज यूजल 2 पाई रूट m बाई के ई क्यू, ठीक है। ये इनका टाइम पीरियड हो गया, इनका या इनका, दोनों तो एक ही बात है। और n इक्वल्स टू 1 बाई 2 पाई रूट ओवर के ई क्यू बाई m। तो ये सारी समझने वाली बातें थी। और पेंडुलम वाले केस में, सिंपल पेंडुलम ने हमें देखा था कि इनका टाइम पीरियड t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ओवर l बाई जी होता है। और वो वर्टिकल स्प्रिंग जो थे ऐसे, सिर्फ नॉर्मल एक वर्टिकल स्प्रिंग, यहाँ भी जो टाइम पीरियड है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट l बाई जी होता है, जहाँ पर ये l जो है वो लेंथ है, इलोंगेशन इन लेंथ, कितना लेंथ इंक्रीज हो रहा है बस उतना ही लेंथ को ये l से डिनोट कर रहे हैं। ये l पूरा लेंथ ऑफ द स्प्रिंग नहीं है, लोड लगाने के कारण कितना l में, मतलब लेंथ ऑफ द स्प्रिंग कितना बढ़ गया, वही ये स्मॉल l है। तो यहाँ पे 2 पाई रूट l बाई ऐसा। जब हमारा स्प्रिंग ऐसा रखा है हॉरिजेंटल कंडीशन में, m है ये इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k, तो t इसके टाइम पीरियड होते हैं 2 पाई, सेम चीज़ रूट m बाई के। तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन जो है ना t इक्वल्स टू 2 पाई रूट m बाई के बहुत वाइटल है। और इसे मैं जनरलाइज ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई रूट ओवर इनर्शिया फैक्टर जो m से डिनोट होता है बाई स्प्रिंग फैक्टर। तो ये सब जानने वाली बातें थी।